नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे पावलोव की, और पावलोव की हमारी 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं। 2 वीडियोज़ के अंदर हमने पावलोव के बारे में विस्तार से बात की है। पावलोव का सिद्धांत कौन सा है, पावलोव के सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं, उनको किन किन नामों से प्रश्न पूछ सकता है, सारी की सारी हमने विस्तार से बात कर ली है पावलोव के बारे में। एक भी चीज़ हमने मिस नहीं की है पावलोव के संबंध में। तो 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कुत्ते पे प्रयोग किया गया, कुत्ते की लार ग्रंथि पे प्रयोग किया गया। इनके सिद्धांतों के सारे नामों के बारे में भी हमने चर्चा की है। तो पावलोव को हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पे तीनों स्टेप को हम एक साथ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुत्ता है, ठीक है ना, और कुत्ते के साथ में यहाँ पर क्या है, भोजन। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, क्योंकि 2011 में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था, और सी-टेट के अंदर या फिर जो है आपके KVS के अंदर इस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भोजन है, और भोजन को देखते ही वो क्या करता है, लार टपकाना, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप जो है, यहाँ पे कुत्ता, घंटी, ठीक है ना, और भोजन और लार टपकाना, ठीक है ना। और तीसरी स्टेप जो है, इसके अंदर कुत्ता है, ठीक है ना, और घंटी बजेगी और सिवजदा करेगा, लार टपकाएगा। ये जो तीसरी स्टेप जो होगी, अनुबंधित अनुक्रिया होगी, अनुकूलित अनुक्रिया होगी। देखिए, ये तीसरी जो स्टेप होगी, ये क्या होगी, अनुबंधित अनुक्रिया होगी, अनुकूलित अनुक्रिया होगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक की प्रतिक्रिया हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। घंटी बजाने के साथ क्या हो रही है, लार टपकाई जा रही है। कंडीशन रखी गई है, अगर घंटी बजेगी तो आपके सामने आपको क्या करना होगा, लार टपकानी होगी। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें जो होगी वो क्या होंगी, यानी ये जो है तीसरी स्टेप में जो है पावलोव का सिद्धांत जाकर जो है पावलोव का जो प्रयोग है वो क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तीसरी स्टेप में जाकर पावलोव का जो प्रयोग है वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखिए, यहाँ पे भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। हम इसको नामांकन करते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, और स्वाभाविक को क्या कह सकते हैं, UC, और क्या कह सकते हैं, S, अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या कह सकते हैं, UCS। देखिए, बहुत बार ऐसे जो है यहाँ पे अंग्रेजी वाले शब्द देता है, अंग्रेजी वाले शब्दों का प्रयोग करता है, शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकता है। लार टपकाना क्या हो गया, स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, स्वाभाविक क्या होगी, अनुक्रिया होगी। और इसको हम क्या कह सकते हैं, UCR कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, UCR कहेंगे। यहाँ पर जो घंटी बजाना, ये क्या हो गया, अस्वाभाविक उद्दीपक। घंटी बजाना क्या रहेगा, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। ध्यान से देखना इसको, ये घंटी बजाना क्या रहेगा, अस्वाभाविक उद्दीपक। ये इसको क्या कहेंगे, CS, कंडीशनल स्टिमुलस। और भोजन क्या रहेगा, स्वाभाविक उद्दीपक। इसको क्या कहेंगे, UCS। और लार टपकाना क्या रहेगा, स्वाभाविक अनुक्रिया। इसको क्या कहेंगे, UCR। इसको क्या कहेंगे, UCR। घंटी बजाना, ये क्या रहेगा, वो ऊपर वाला CS, और ये क्या रहेगा, UCR, ठीक है ना। तो इसको पूरी तरह इसका हमने नाम लिख दिया। यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक है, इसको क्या कह सकते हैं, एक नाम इसको क्या दे सकते हैं, अनानुबंधित, अनानुबंधित। ध्यान से देखना इसको, इसको क्या कह सकते हैं, अनानुकूलित, अनानुकूलित। इसको क्या कहते हैं, अनकंडीशनल, ठीक है ना। इसी प्रकार स्वाभाविक अनुक्रिया पे अनानुबंधित और अनानुकूलित अनुक्रिया कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, उद्दीपक कहेंगे। और ये जो हो जाएगा अस्वाभाविक, इसको क्या कहेंगे, अनुबंधित और अनुकूलित। ये क्या हो जाएगा, घंटी जो है ये क्या हो जाएगी, अनुबंधित, अनुबंधित, और ये क्या हो जाएगा, अनुकूलित, ठीक है ना। और ये घंटी लार टपकाना जो है ना, ये अनुक्रिया तो क्या रहेगी, अनानुबंधित और अनुबंधित और अनुकूलित क्रिया रहेगी, क्योंकि घंटी के प्रतिक्रिया हुई है, क्रिया हुई है, बल्कि वैसे क्या रहेगी, ये स्वाभाविक अनुक्रिया ही इसको माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इसका शैक्षिक उपयोगिता क्या है। इस सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे थे, बार बार इस सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी। तो इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, शैक्षिक उपयोगिता इसकी क्या होगी, इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। अब देखिए तीनों सिद्धांतों की एक बार एक साथ हम बात करते हैं कि
अगर हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करते हैं, शैक्षिक महत्व क्या है उसका? थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, उसका शैक्षिक महत्व क्या है? अभ्यास द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, ठीक है ना। उसका शैक्षिक महत्व क्या था? अभ्यास द्वारा सीखना। इसके बाद में हम बात कर रहे थे स्किनर का। स्किनर का शैक्षिक महत्व क्या है? मुख्य मुख्य एक एक पॉइंट की बात करते हैं। स्किनर का जो सिद्धांत था उसका शैक्षिक महत्व क्या था? निदानात्मक व उपचारात्मक, ठीक है ना, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। देखिए शैक्षिक महत्व एक एक पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व क्या होगा, तो हम इसके लिए बात कर सकते हैं कि अभ्यास द्वारा सीखना। स्किनर का जो सिद्धांत निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण जो है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। निदान क्या कहते हैं, उपचार किसको कह सकते हैं, और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का जो महत्व है वो किस में आता है? स्किनर में आता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक महत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं भय संबंधी रोगों का उपचार। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है शैक्षिक महत्व क्या? भय संबंधी रोगों का उपचार, ठीक है ना। भय संबंधी यानी डर संबंधी, कोई भी बच्चे के अंदर स्कूल में आता है, स्कूल में आने से डर लगता है, किसी अध्यापक से डर लगता है, तो भय संबंधी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर है तो उसका जो इलाज किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जा सकता है? पावलोव के सिद्धांत के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा इसका जो शैक्षिक महत्व होगा वो क्या होगा? यहाँ पे अनुशासन में सहायक मान सकते हैं इसको, अनुशासन में सहायक। देखिए इंपॉर्टेंट होगा नंबर 1 भय संबंधी रोगों का उपचार, सबसे पहले ये रहेगा अनुशासन में सहायक। तीसरा कह सकते हैं भाषा सीखने में उपयोगी, भाषा सीखने में उपयोगी, भाषा सीखने में उपयोगी माना जाता है ये। इसके बाद में हम कह सकते हैं आदत निर्माण में सहायक, आदत निर्माण में सहायक माना जाता है ये सिद्धांत। पांचवा इसका हम कह सकते हैं इसको सामाजिक वातावरण बनाने में सहायक, सामाजिक वातावरण बनाने में भी सहायक माना जाता है। तो ये थे इसके शैक्षिक महत्व। देखिए पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा भय संबंधी रोगों का उपचार। दूसरा अनुशासन में सहायक, तीसरा सीखने में उपयोगी, आदत निर्माण में सहायक और सामाजिक वातावरण में निर्माण में सहायक। तो ये था हमारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का पूरा सिद्धांत हमने इसके अंदर बात की है, पूरे सारे तथ्यों के बारे में के अंदर बात की है। इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, कौन सा प्रयोग किया था, प्रयोग किस प्रकार किया गया था, इसके नामांकन जो है, एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया है उसके अंदर भी हमने इसके जो अलग अलग नाम हैं उन नामों को हिंदी में, अंग्रेजी में अलग अलग प्रकार से नामों के अंदर इसके बारे में चर्चा की है। इसका डायग्राम भी हमने बनाया है, सर्किल के अंदर भी कई बार डायग्राम बना के जो है इसका नामांकन पूछ सकता है। तो सारी चीज़ें बात कर ली हैं। इसके बाद में भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।